नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शीला और हम पढ़ रहे थे इकाई एक वास्तविक संख्या है, जिसमें हम प्रश्नावली 1.1 कर रहे थे और जिसमें आज हम उसका प्रश्न संख्या 4 करेंगे, जो कहता है कि HCF 306 यानी 306 657 बराबर 9 दिया गया है और LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। हमें HCF दो संख्याओं की HCF दी गई है और हमें LCM इन्हीं दोनों संख्याओं की ज्ञात करनी है। तो हमने प्रश्न समझ लिया है, तो चलिए हल करते हैं। चूंकि ये दो संख्या जो दी है, तो हमारी पहली संख्या हम इसको इस लिख सकते हैं कि हमारी पहली संख्या क्या लिखी हुई है, पहली संख्या बराबर 306 दी गई है और जो हमारी दूसरी संख्या है, हमारी दूसरी संख्या कितनी दी गई है, 657 और इन दोनों का हमारा HCF क्या दिया गया है, इन दोनों का HCF हमारा 9 दिया गया है और हमें फॉर्मूला पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो पहली संख्या हमारी क्या दी है, 306 गुणे दूसरी संख्या क्या दी है, 657 बराबर HCF क्या दिया है हमारा 9 और हमें LCM ही पूछ रहा है, तो LCM की जगह पे हमने LCM लिख दिया। चूंकि LCM हमें निकालना है तो यहाँ पे LCM लिख देंगे और ये चूंकि ये 9 है तो 9 हमारी दूसरी साइड में जाएगा, चूंकि यहाँ पे गुणे के साथ है तो दूसरी साइड जाएगा, तो ये हमारा भाग में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, भाग में। अब हमें इसे बस सिंपलीफाई करना है और हमारा LCM फिर निकल जाएगा। तो चूंकि ये दोनों 3 से भाग हो जाएंगे तो 3 एकम 3, 3 जीरो जो जीरो, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा हमारा 3 त्रिक्का 9। कितना हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9। फिर ये हमारा 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा हमारा 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12। कितना हो जाएगा, 3 चौक 12। तो हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, 34 इंटू 657। तो हमने यहाँ पे एलसीएम लिख लेंगे, एलसीएम बराबर 34 इंटू 657 और जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 22338। हमारा उत्तर कितना आएगा, 22338। चाहे तो आप इसे यहाँ पे साइड में गुणा करके देख सकते हैं। देखते हैं, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 21 22, 6 चौक 24, 25 26। ये कटा, 7 त्रिक 21, 5 तिक 15, 16 17, 6 त्रिक 18, 1 19। अब हम इन्हें जोड़ देते हैं, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 10 11 12 और ये 2। कितना आ रहा है हमारा, 22338। तो हमारा एलसीएम इन दोनों संख्याओं का कितना आ रहा है, 22338 और ये हमारा इसका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 5 है, जो कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या किन्हें कहते हैं, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, यानी 1 2 3 करते करते जो अनंत तक जाती है, उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो कह रहे जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, n यहाँ जो हमारे 6 की घात n है, n हमारा क्या है, कोई भी प्राकृत संख्या है, कोई भी हमारी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब 1 2 3, ये हमारी अनंत तक जाएंगी, तो ये हमारी अनंत तक जाएंगी। तो 6 की घात n कह रहे हैं, n क्या कोई ऐसी संख्या हो सकती है, n क्या कोई ऐसी संख्या हो सकती है जब हम इस पे वो संख्या पुट करते हैं तो उसकी जो भी अंक आएगा, जो भी हमारी संख्या बनेगी, उस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा हमारा, उस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो हमारा शून्य होगा। इसमें ऐसा प्रश्न में पूछा गया है, तो इसका हल हम देखते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 6 है, 6 का अगर हमने प्राइम फैक्टर किया यानी गुणनखंड किया तो कितना आ रहा है, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, यानी 6 का जो गुणनखंड क्या होगा, 2 और हमारा 3 होगा। अच्छा, हम 10 का देखते हैं, 10 का जब हमने गुणनखंड किया तो कितना आ रहा है हमारा, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। अच्छा ठीक है, हम 100 का करते हैं, जब हमने 100 का किया तो 2 पंचे 10 0, फिर 5 से गया 5 दहम्मा, फिर 5 से गया 5 दूनी और 2 एकम 2। इसका मतलब कोई भी संख्या जिसके अंक इकाई संख्या जो हमारी होगी, अगर वो 0 होती है तो उसके जो फैक्टर होंगे यानी जो गुणनखंड होंगे उसके, वो क्या होंगे, उसके 2 होगा या फिर 5 होगा। अगर एक शून्य है तो यानी कि अगर एक शून्य के लिए हमें 2 और 5 उसके फैक्टर मिलने ही चाहिए।
अगर एक शून्य है तो उसके फैक्टर 2 या फिर 5 होने चाहिए, और अगर 2 शून्य है, जैसे हमने यहाँ 100 में देखा, अगर इसके 2 शून्य बनते हैं तो यानी कि 2 गुणे 2 यानी 2 बार होना चाहिए, और 2 बार हमारे 5 होने चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हमने इनका गुणनखंडन किया, प्राइम फैक्टर किया, तो हमें ये मिलता है। तो इसका मतलब 6 का प्राइम फैक्टर कितना निकल रहा है? 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। इस 6 का जो फैक्टर निकला, एक तो 2 निकल रहा है, लेकिन यहाँ कहीं भी 5 नहीं है, कहीं भी हमारा 5 नहीं है। इसका मतलब ऐसी कोई भी संख्या n की ऐसी कोई भी संख्या नहीं हो सकती कि हम इसमें पुट करें 6 की घात के रूप में, और उसकी जो इकाई अंक वो किस में समाप्त हो? 0 पे समाप्त हो। किस में समाप्त हो? 0 पे समाप्त हो। ये बहुत ही सिंपल था। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, दूसरी तरह से, कि हमने n को क्या लिया है? हमने n को प्राकृत संख्या लिया है। हमने n को क्या माना था? प्राकृत संख्या माना था। यानी कि 1, 2, 3 ऐसे करते करते अनंत तक जाती है ये प्राकृत संख्या। चलिए, हमने प्राकृत संख्या है तो 6 की घात n की जगह पे हम 1 रखते हैं। हमने यहाँ पे n को 1 माना, यानी 6, और 6 को अगर हम एक बार गुणा करें 6 कम 6, तो आप देख सकते हैं ये शून्य पे समाप्त नहीं हो रहा है। चलिए, हम n को 2 मानते हैं, यानी 6 की घात 2, यानी 6 को हमने 2 बार गुणा किया तो 6 36। तो हमारी इकाई अंक कितनी आ रही है? 6 आ रही है, यानी ये भी शून्य से समाप्त नहीं हो रहा है। चलिए, हम n को 3 मान लेते हैं, यानी 6 की घात 3, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर, देखिए 6 छंग 36, यानी इसकी इकाई अंक कितनी आ रही है? 6 आ रही है। अब इस 6 को फिर 6 से गुणा करेंगे तो फिर 6 छंग 36, यानी इसकी इकाई अंक, जो हमारी इकाई अंक कितनी आ रही है, वो फिर से 6 आ रही है। यानी कि यहाँ पे अगर आप कोई ऐसी नंबर लिख सकते हैं, चलिए हम ले लेते हैं 6 की घात हम 4 ले लेते हैं। 4 तो फिलहाल पास में है, चलिए हम 6 की घात 5 ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं? 5 ले लेते हैं, यानी 6 की घात 5, यानी कि 6 को हमने कितनी बार गुणा करना होगा? 5 बार गुणा करना होगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो देखिए 6 छंग 36, इकाई अंक 6, फिर 6 छंग 36, इकाई अंक 6, फिर 6 छंग 36, इकाई अंक 6, और 6 छंग 36, यानी फाइनली जो इसकी इकाई अंक होगी वो कितनी आ रही है? हमारी 6 आ रही है। तो इस तरह से भी हम ये समझ सकते हैं कि n की ऐसी कोई भी संख्या ही नहीं होगी, कि n की ऐसी कोई वैल्यू हम पुट ही नहीं कर सकते हैं जिसकी इकाई अंक हमारी क्या हो? इकाई अंक जो हमारा हो वो शून्य से समाप्त हो। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब आगे हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा प्रश्न संख्या 6। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6, जो कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ये पूछ रहा है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। तो ये हमको बताना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो चलिए हम पहली वाली संख्या को x मान लेते हैं, यानी x बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और दूसरे नंबर को हम y मान लेते हैं, यानी y बराबर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 फिर प्लस 5। अब यहाँ पे x बराबर आप देखेंगे जो प्लस और माइनस होता है ये हमेशा दो घर बनाते हैं। प्लस और माइनस हमेशा क्या करते हैं? टुकड़ों में बांटते हैं, यानी घर बनाते हैं। यानी प्लस के एक साइड ये घर है, प्लस के एक साइड ये घर है। इन दोनों घरों में हमारा 13 कॉमन है, तो बच कितना रहा है? 7 गुणे 11 गुणे 1 फिर प्लस, चूंकि 13 को हम 13 एकम भी लिख सकते हैं, चूंकि 13 कॉमन चला गया तो यानी 1 बच रहा है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यानी 13 हो गया, 7 11 जा 77 फिर प्लस 1 बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा? 78। अब 78 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, यानी गुणनखंड निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 2 से जाएगा हमारा, 2 3 6 2 9 ये 18, फिर ये हमारा 3 से जाएगा, 3 एकम 3 3 त्रिक 9, फिर ये हो जाएगा हमारा 13 एकम 13। तो कितना आ रहा है? ये 13, चूंकि ये दोनों आपस में गुणे में ही है तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी 2 गुणे 3 गुणे 13। अब हम इसे अरेंज कर लेते हैं, यानी छोटे से बड़ा कर लेते हैं। तो सबसे छोटा क्या है हमारा? 2 फिर 3 फिर 13
और फिर गुणे 13। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो ये संख्या हमने ऊपर वाली संख्या ली थी, ये जो संख्या हमने x मानी थी, इसके जो फैक्टर्स हैं, इसके जो हमारे फैक्टर्स हैं, आप देख सकते हैं जो x के जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं, कितने आ रहे, 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, यानी कि 13 के हमारे 2 बार आ रहा है। और हमें मालूम है भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके जो गुणनखंड होते हैं, वो एक हो, खुद हो या फिर कोई तीसरा भी हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। और अभाज्य की डेफिनेशन क्या थी? अभाज्य की परिभाषा क्या थी? कि वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनके जो फैक्टर्स होते हैं, जो गुणनखंड होते हैं, वो एक होता है और खुद होता है। जैसे 3, 2, 3 किसके किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, और 2 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है। इसी वजह से 3, 2, 5, 7, 9, 11 ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या है, जैसे हमने ले ली 9, तो 9 किसके किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा और 9 के पहाड़े में आएगा। मतलब ये खुद भी 1 के पहाड़े में आए, खुद के पहाड़े में आए और किसी तीसरे के पहाड़े में आता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? भाज्य संख्याएं। तो आप देख सकते हैं अगर ये हमारा कोई संख्या है, अगर x हमने कोई संख्या मानी, तो उसके जो फैक्टर्स निकलेंगे, जो गुणनखंड निकलेंगे, वो कितने निकल रहा है? उसे 1 से ज्यादा निकल रहा है, यानी खुद 1 भी है, 2 है, 3 है और 13 है। अब आगे हमारा y बराबर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये जो प्लस है ये हमारे 2 घर बनाता है, एक घर ये बना रहा है और एक घर ये बना रहा है। और आप देखेंगे इन दोनों घरों में हमारा 5 कॉमन है, तो यहाँ कितना बच रहा है? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। और यहाँ पे क्या बच रहा है? प्लस 1 बच रहा है। यहाँ कितना बच रहा है? प्लस 1 बच रहा है। तो यानी कि कितना हो जाएगा? अगर हम इसे सबको गुणा करेंगे हम, तो हमारा कितना आ रहा है? 1008। और इसमें जब 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ रहा है? 1009। तो यानी कि यहाँ भी बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई भी संख्या भाज्य संख्या कब होती है? कोई भी संख्या भाज्य संख्या तब कहलाती है जब उसके जो फैक्टर्स होते हैं, यानी जो उसके जो गुणनखंड होते हैं, जो फैक्टर्स वो कितने होते हैं? वो एक हो, खुद हो या फिर कोई तीसरा भी हो। यानी एक को खुद और कोई तीसरा भी हो तो वो कैसी संख्या होती है? अभाज्य। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि y के जो गुणनखंड आए हैं वो कितने आ रहे हैं? 5 और 1009, यानी 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये भी क्या है? बहुत ही सिंपल है, ये भी क्या है? ये भी हमारा भाज्य संख्या है। ये भी क्या संख्या हो गई? ये भी हमारी भाज्य संख्या हो गई। अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 जो कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार यानी कि एक हमारा गोल पथ है, ठीक है, एक हमारा गोल पथ है यानी एक गोल रास्ता है, और ये हमारा एक मैदान है, और इस मैदान के किनारे किनारे हमारा कैसा है? ये वृत्ताकार है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। मान लीजिए एक लड़की है सोनिया, एक लड़की है क्या? सोनिया। ये है हमारी सोनिया। कौन है ये? सोनिया। तो कह रहा है कि सोनिया को, मान लीजिए ये इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, तो कह रहे हैं सोनिया को ए पॉइंट से इस पूरे मैदान का चक्कर लगाने में, अगर सोनिया यहाँ खड़ी है तो अगर वो इस दिशा में दौड़ती है, इस दिशा में घूमती है, तो इसे वापस यहाँ आने में कितना समय लगेगा? 18 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और वहीं पे एक लड़का है रवि, एक लड़का है, कौन है? रवि। और वो रवि थोड़ा सा सोनिया से तेज दौड़ता है। अगर रवि और सोनिया, आगे पहले हम पढ़ लेते हैं, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कहाँ? प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसका मतलब है
कि अगर एक पॉइंट हमने ले लिया ए, इस ए पॉइंट से सोनिया जब चक्कर लगाती है इस पूरे गोलाकार का, वो भी 18 मिनट में, और वहीं रवि अगर इस यही पॉइंट ए से चक्कर लगाता है पूरे गोला का और वापस ए में पहुंचता है, तो कितने मिनट में पहुंचता है वो 12 मिनट में पहुंचता है। तो रवि के यहाँ बराबर हम लिख देते हैं 12 मिनट, यानी कि रवि 12 मिनट में पहुंचता है और सोनिया 18 मिनट में। तो प्रश्न कह रहा है कितने समय बाद, यानी कितने समय बाद ये दोनों यानी रवि और सोनिया ये दोनों आपस में यहाँ पे दोबारा से यानी प्रारंभिक स्थान पर फिर से मिल जाएंगे। यानी कि दोनों ऐसे किस दिशा में, अगर एक ही दिशा में दोनों दौड़ रहे हैं तो कितने टाइम बाद ये दोनों वापस से एक जगह पे मिलेंगे, ये हमारा प्रश्न है। इसका हल बहुत ही आसान है, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये दोनों एक जगह पे कब मिलेंगे, यानी चूंकि रवि सोनिया से तेज दौड़ रहा है तो यानी कि कब मिलेंगे। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, इन दोनों का जो हम एलसीएम निकालेंगे वही इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, आंसर। वो इस तरह से, क्योंकि जो एलसीएम की डेफिनेशन होती है या एलसीएम की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, सबसे पहले एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी वो छोटी सी छोटी संख्या, वो छोटी सी छोटी संख्या जो दो नंबरों को, हमने मान लीजिए नंबर ए ले लिया, नंबर बी ले लिया, यानी वो छोटी से छोटी संख्या जो ए और बी इन दोनों को पूरी तरह से क्या कर दे, विभाजित कर दें, इन दोनों को पूरी तरह से क्या कर दें, विभाजित कर दें, तो वही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है, वही उसका क्या कहलाता है, एलसीएम होता है। तो अब यानी कि रवि और सोनिया को कम से कम कौन सा टाइम होगा जो दोनों फिर से वापस ए में मिल जाए, यानी कम से कम पूछ रहा है ना, यानी कम से कम में क्या निकालना होगा हमको, एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा हमको, एलसीएम निकालना होगा। तो आइए हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो इसका हल सोनिया और रवि, यहाँ क्या है, सोनिया और रवि एक दूसरे से पुनः प्रारंभिक स्थान पर उनके लिए गए समय के एलसीएम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, उनके हमारे एलसीएम के बराबर होगा। तो चूंकि सोनिया का कितना है 18 मिनट है और रवि का 12 मिनट है, तो इन दोनों का हमने एलसीएम निकाल लेते हैं। चूंकि दोनों 2 से जाएंगे तो 2 छंग 12, 2 नवैया 18, फिर ये हमारा 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, फिर हमारा 2 से गया, 2 एकम 2, ये 3, फिर ये हमारा 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3, ये एक उतर आएगा। तो इसका एलसीएम हमारा कितना आ गया, तो एलसीएम बराबर 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 6 36, 36 मिनट, कितना 36 मिनट, यानी कि सोनिया और रवि एक दूसरे से 36 मिनट बाद, एक दूसरे से 36 मिनट बाद वापस से पॉइंट ए पे मिलेंगे। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर था। आज के लिए बस इतना ही, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।